जय हिंद। आइए आज हम लोग सेट नंबर 9 कंप्लीट देखेंगे जो जीके जीएस का रहता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये खान सर के द्वारा चलता है और काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन मतलब ये सेट रहता है। इसमें से आपको सभी तरह का ज्ञान आपको जीके का भी मिलता है, इसके अलावा साइंस भी मिलता है और आपको करंट अफेयर्स भी रहता है। तो सभी मतलब इसमें से मिश्रित रहता है, यानी कि बहुत अच्छा सेट रहता है, मस्त। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। आगे क्वेश्चन कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको मतलब अलग करता है? तो याद रखना है ये आपका मालदीव और लक्षद्वीप को करता है। लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है मतलब वह मिनिकॉय, उसी को अलग करता है और मिनिकॉय पर ही याद रखिएगा महल भाषा बोली जाती है जो कि मालदीव की भाषा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः इस रूप में होती है, तो किस रूप में रहती है? तो याद रखिएगा और प्रकाश और लघु तरंगधारे के रूप में रहती है, यानी कि यह अवरक्त में रहती है। यानी कि जब वो आती है दिन के समय में तो लघु रेडियो तरंग के रूप में आती है, जब रात को लौटती है तो दीर्घ रेडियो तरंग रहती है। यही दीर्घ रेडियो तरंग के कारण रात में क्या होता है कि यह मतलब वह पृथ्वी हमारा गर्म रहता है। और याद रखना है कि सूर्य से प्रकाश का किस रूप में आती है? तो विकिरण के रूप में आती है। 3 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज में याद रखिएगा आपका अभ्रक हो गया, जबकि धातु में आपको जन्म करते हैं लोहा हो गया, ये तांबा हो गया और बॉक्साइट हो गया। यानी कि बॉक्साइट ये अयस्क है, एल्युमिनियम का ही, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कौन सी भारत की उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? तो याद रखना है एक रबी फसल के रूप में आपका ये जौ हो गया, यानी कि जौ हो गया, गेहूं हो गया और मतलब सरसों हो गया, ये आलू, ये सब रबी फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और बाकी आप ये जानिए रहे ये सब खड़ी फसल होगा जून जुलाई में बोई जाती है और आपको नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा गैस का प्रमुख यानी कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो याद रखिएगा वो आपका मेथेन है। मेथेन को इसको मार्स गैस भी कहते हैं। एल्केन समूह का ग्रुप है। एल्केन यानी कि वही होता है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या और कार्बन की संख्या के दुगुना से +2 अधिक होता है, तो ये हो गया एल्केन का हो जाता है। इसी तरह से यह अगर 2 मिटा देंगे तो याद रखिएगा वो आपका क्या हो गया? एल्कीन हो गया। इसी पर अगर +2 न करके इसको हम -2 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाता है? एल्काइन हो जाता है। ये चीज़ भी याद रखना होगा साथ ही साथ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है? तो शीत धारा के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, तो यही आपका शीत है। बाकी आपके ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा हो गया, मोजाम्बिक धारा, कैरिबियन सागर की धारा, ये सब आपको याद रखिए ये गर्म जल धाराएं है। पारा जो कि द्वीप जो है अंदर मतलब बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो याद रखिए आपका पे है तो महानदी पर स्थित है, जो कि आप देखिए रहे पारादीप उड़ीसा में भी बंदरगाह है पूर्वी तट का। ताप के बढ़ने पर चालक का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ताप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा कि जैसे ताप बढ़ाते हैं तो वैसी स्थिति में उसके विद्युत प्रतिरोधकता भी साथ ही साथ बढ़ती जाती है, जबकि उसकी चालकता क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि जो उसकी तो जो अथी होती है प्रतिरोधकता होती है वो उसके चालकता का व्युत्क्रम होता है। इसीलिए याद रखिएगा इसका आंसर 8 का ए नंबर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है? तो याद रखिए यह किस में होता है? तो एन कोश में होता है, क्योंकि यहाँ पहला हो गया, यानी कि हम लोग दर्शाते हैं कि यानी कि के एल एम और एन, और इसके मतलब इलेक्ट्रॉनों को संख्या के लिए आपको याद रखिएगा 2n² होता है। तो जोड़ लीजिए 1 2 हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया, चौथा कक्षा हो गया, यानी चौथी कक्षा का, तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर रखिएगा तो चौका 16 हो गया और दुगना इस कर दीजिए तो 16 दूना 32 हो गया। तो यही उसका फॉर्मूला होता है 2n² से आप याद रख सकते हैं। तो ये आपको कक्षा यानी कि सेल के बारे में बताता है, जबकि एक सब सेल होता है, यानी कि उसको ASP/DF से उसको सब सेल को यानी कि उप कक्षा को भी दर्शाया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े को आधा हिस्सा सफेद कपड़ा से टुकड़ा से लपेटा जाता है, साथ दूसरा आधा हिस्सा को काले कपड़े से लपेटा जाता है, तो क्या होता है? तो काले कपड़े के लपेटे हुए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघल जाता है, क्योंकि काला कपड़ा क्या करता है? सभी प्रकाशों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वह उसमें ज़्यादा ऊष्मा रहती है, जबकि सफ़ेद कपड़ा सभी श्वेत प्रकाश को मतलब को परावर्तित कर देता है, तो इसलिए वह ठंडा रहता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको गर्मियों के दिनों में आप सफ़ेद कपड़ा धारण कीजिए और ठंडे के दिनों में आप काले वस्त्र का पहन सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असमान द्रव्यमान वाले 2 पिंडों को समान वेग से ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर मतलब फेंका गया है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा? यानी कि कितना ऊंचाई तक ले जाएगा? तो याद रखिएगा इसका क्या होगा कि दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 असमान द्रव्यमान है। तो अब ये सोच रहे हैं कि असमान द्रव्यमान यानी मान लीजिए कोई 5 kg है 10 kg, तो इसका फॉर्मूला होता है याद रखिएगा V² बराबर
U² माइनस 2G और ये H होता है। तो यही आपका होता है, क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं, तो अंतिम वेग आपके यहाँ पे शून्य हो गया। वैसी स्थिति में आपका फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि U² बराबर या 2G और H हो गया। इस तरह से अगर पूरा इसका ऊंचाई अगर आप निकालते हैं, यानी कि आपको मिल जाता है H बराबर U² बटा 2G। यानी कि यहाँ पे आपको ऊंचाई जो निर्भर करता है वो आपका प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी कि इसका द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करती, यानी कि एस एम यहाँ पे स्वतंत्र है। इसीलिए याद रखिएगा, कोई भी द्रव्यमान की वस्तु को वेग से फेंकेंगे तो उसी ऊंचाई पर तक जाएगा उसका, तो कितना, तो उसको आप प्रारंभिक वेग का स्क्वायर कर दीजिएगा और वेग करके उसका मतलब स्मॉल जी का मान या तो दिया रहेगा 9.8 या तो उसको 10 में मतलब रख लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उससे निकल जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट एम्पियर क्योंकि किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखें किसका है, तो वह शक्ति का मात्रक है, तो याद रखना होगा। उसी तरह से कार्य का और ऊर्जा मतलब और ऊर्जा का ऐसे मात्रक आपको जूल होता है, प्रतिरोध ये इसका मात्रक क्या होता है आपको ओम होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरणों के वेग में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही है, तो याद रखना इसके कौन सा कथन सही है, तो इसका सी है, यानी कि जो किरण होती है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर उसका वेग क्या हो जाता है कि घट जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपका ये प्रिज्म है, जैसे ही प्रकाश इससे जाती है तो और इसके बाद में इसका मतलब प्रकाश की चाल तो घनत्व में जाने के साथ ये घट जाती है, किसके चाल घट जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। तरंग घटने के साथ साथ ये क्या होता है, उसका ज़्यादा विचलन होता है। तो वैसे में भी यहाँ भी से भी आप समझ सकते हैं कि प्रिज्म में भी अपवर्तन ही होता है। तो यहाँ से जो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वह कम दूरी तय कर पाता है, आधार की ओर ज़्यादा झुक जाती है। या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यानी कि एक आपका कौन सा हो गया कि ये आपका विरल माध्यम हो गया, कैसा हो गया, विरल माध्यम होगा, और ये आपका सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम, तो जब विरल से सघन में आती है किरणें तो याद रखना है कि वो अभिलंब के नज़दीक झुक जाती है और ये कम दूरी तय कर पाती है। तो ये इसी से आधार पर आपका कह रहा है। तो याद रखिए घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि चाल प्रभावित हो जाता है। तो वही किरण कह रहा है कि अपवर्तन होने का प्रकाश की किरण क्या होगा। और हाँ, तो याद रखिएगा जब वह मतलब किरण जब सरल थी तो विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के नजदीक झुक जाती है और उसका वेग भी घट जाता है। लेकिन अगर सघन से इस तरह से विरल में जाएगी तो याद रखिएगा वो अभिलंब से क्या हो जाती है कि दूर हटती है और साथ ही साथ उसका चाल बढ़ जाता है। तो अभी वही क्वेश्चन था आपका कि अपवर्तन के बाद किरण से निकलती है तो यह किरण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किरण माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर उसका वेग यहाँ घट जाता है और जबकि वहां से सघन से विरल में जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसका बढ़ जाता है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन जो कि जीवन के अत्यधिक आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद से आती है, कहाँ से आती है, तो याद रखिएगा वह ऑक्सीजन हमें मिलती है वह जल से मिलता है, जबकि यह जल ले जाया जाता है जाइलम के द्वारा। जाइलम से के वलय की संख्या गिनकर उसकी आयु वगैरह ज्ञात किया जाता है। जबकि याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा आपका ग्लूकोज का निर्माण करता है और पौधा अपना बना हुआ भोजन पदार्थ को फ्लोएम के द्वारा किसके, तो फ्लोएम के द्वारा अपना ले जाया जाता है जगह जगह पर। और साथ ही साथ और याद रखिएगा और किस रूप में ले जाता है भोजन वगैरह को, तो याद रखना होगा कि आपको सुक्रोज के रूप में रहता है, यानी कि VBI है। तो याद रखिएगा आपको सुक्रोज के रूप में अपना भोजन को शरीर के अंगों तक वह पहुंचाया जाता है। जबकि हम लोग का भोजन शरीर में याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, जबकि पौधा का बना हुआ भोजन वगैरह आपको उसमें स्टार्च या मंड के रूप में उपस्थित रहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोनार किसके परावर्तन पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा तो वह आपका ध्वनि के क्या करता है कि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऐसी बैकमैन फ्लूरिन यानी 60 में उपस्थित वलयों की संख्या कितनी होती है, तो याद रख कितना होती है, तो 32 होती है। तो याद रखिएगा इसमें से पेंटागोनल कितना होता है, तो 12 होता है। और हेक्सागोनल कितना होता है, तो याद रखना होगा आपको 20 होता है। तो इस तरह से 20 और 12 मिलकर आपका 32, ये चीज़ याद रखना होगा। ये ब्लैकमैन फ्लोरीन कहलेगा या फिर इसको मतलब ग्लोब के जैसा सामान होता है या फिर फुटबॉल के समान होता है इसका आकृति वगैरह। और ये किसका है, कार्बन का ही अप्रूफ हो गया। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफिन हो गया और ये ब्लैक बूथ फ्लोरीन भी आपका होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा कि इसमें हेक्सागोनल में हमने आपको बता दिया कि हेक्सागोनल में 20 हो गया, पेंटागोनल में आपको 12 रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी राशि बीमाहीन नहीं है, यानी कि बाकी इनमें से 3 गो तो होगा ही बीमा वाला, मतलब बीमाहीन नहीं है। तो चलिए इसमें से याद रखिएगा ये आवृत्ति का एक बीमा होता है और बाकी ये बीमाहीन है, यानी कि आपका विकृति हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, कोण हो गया, तो ये सब का आपका बीमा नहीं होता है, याद रखिएगा। जबकि आवृत्ति का बीमा आपका होता है, यानी कि आवृत्ति को हर जो है हम लोग मापते हैं, तो याद रखिएगा 1/s यानी कि यह सेकेंड होता है, यानी कि इसका हो जाएगा T⁻⁻1 होता है बीमा।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संविधान में से नीति निषेध तत्वों को सम्मिलित युग्म पहचानिए। तो इनमें से पहचानिए तो मतलब कौन सा कह रहा है कि सही इनमें से कोई पहचानना है। तो पहचानने के लिए इसमें से याद रखिए अब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये आपको 42 में नहीं है बल्कि आपको किस में है तो 39 के क में दिया गया है। साथ ही साथ कृषि और पशुपालन हो गया, तो कृषि पशुपालन आपको 48 में है। और ये ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये 41 नहीं बल्कि यह 40 में है। पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, यह 39 में है। जबकि यह निःशुल्क विधिक सहायता 39 का आपको याद रखिएगा। तो ये आपका इसका 18 का याद रखिए, आपका डी नंबर आपका सही है, बाकी इसका 3 गलत था। जबकि ये डीपीएसपी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसके लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कितना अनुच्छेद के तहत, तो 37 के तहत नहीं जा सकते। 36 के तहत आपका परिभाषा दिया गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो याद रखिएगा वह राष्ट्रपति साहब करते हैं। कितना अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो याद रखिएगा 85 अनुच्छेद के तहत करते हैं इसका विघटन में। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा सही है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका याद रखिएगा, इसका ये दे रहा है कि केवल राज्यसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो नहीं याद रखे तो मतलब हालांकि इसमें अब मतलब राज्यसभा में 12 गो मनोनीत होते हैं, लेकिन अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन था, यह हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत, और 8 गिल था 331 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हम लोग का है 31 नंबर 21 नंबर है, संसद किसी भी सदन के सदस्यों के निहर्ताओं के संबंध में परस्पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो याद रखिए वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। और निर्वाचन आयोग से आपको सलाह करके लिया जाता है। तो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक ले जाता है। तो 24 में निर्वाचन आयोग है, 325 में उसका वोटर लिस्ट के बारे में है, 326 में आपका वोट देने का अधिकार वगैरह है। चलिए 22 नंबर, कौन सी राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोग मतलब यह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो याद रखें मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य है वो भाग लेता है। और साथ ही साथ अब महान्यायवादी जो होता है 76 आर्टिकल के तहत वो भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो याद रखिए शून्यकाल यह दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है। हालांकि अब वर्तमान मतलब 1 बजे से 2 बजे से मतलब यह शून्यकाल अवधि निर्धारण होता है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो याद रखिए इसका किससे संबंधित था, यानी कि यूरोप के लोगों को मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए और मतलब अयोग्यता पर हटाया जाना था। यानी कि भारतीय व्यक्ति मतलब वह जज बनकर वह सुनवाई नहीं कर सकते, इसके लेकर इल्बर्ट बिल था। इसको लेकर श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से और कौन सा कथन इनमें से सही है, तो याद रखना है कि इसमें से सही में देख लीजिएगा तो इसका आंसर आपका डी होगा, यानी कि तीनों सही है। अब देख लेते हैं, भारतीय आवाज उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरू किया था, ये भी सही है। पंजीकरण और प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का गठन किए थे, ये भी है सही। साथ ही साथ मतलब सभी पूर्व कारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति यानी कि पोल टैक्स पे उन्मूलन की मांग को लेकर था, तो याद रखना है इसका सभी के सभी आपको सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई थी, इस पराजय पर निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो कारण इनमें से 2 गो यानी और इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य वाला में याद रखेगा। तो इसका मतलब आपका ये आपका 1 और 2 आपका सही है, यानी कि तीसरा इसका ये वाला गलत है। तो देखते हैं कौन कौन सही है। पहला वाला तो उत्तर भारत की लगभग सभी शक्तियों मराठा के छुटकारा पाना चाहती थे, ये सही है। साथ ही साथ में अहमद शाह अब्दाली ने रूहेला सरदारों अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को समर्थन मिला हुआ था, तो ये आपका सही है। जबकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानों का अपना समर्थन दिया हुआ था नहीं इसको दिया हुआ था, तो इसलिए आपको याद रखना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित लिखित विचारों पर कथन सत्य इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका कौन सा इसमें से कथन है, तो आपका इसमें से सभी कथन सत्य है। जैसे देख लीजिए आपका यहाँ से 4 आपका क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि बख्त खान जो थे दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किए हुए थे, यही बहादुर शाह जफर द्वितीय का उनका सेनापति यही थे बख्त खान थे। और हीरो जो थे रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह का सर्वश्रेष्ठ और बहादुर सैन्य बोला था, उसने बोला भी था कि मतलब पूरा क्रांतिकारी में एक ही मतलब हमको मतलब बहादुर मर्द मिला था ये। जबकि बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह के दौरान भारत के सम्राट घोषित किया गया था, तो हाँ इन्हीं को किया गया था। हालांकि इनको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, काला पैगोडा यानी श्याम पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि आपको उड़ीसा में स्थित है, ये चीज याद रखना होगा। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पे आक्रमण किया था, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1398 ईस्वी में आक्रमण किया हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म से दीक्षा दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न से कौन सा था, तो याद रखना होगा आपको सारिपुत्र था।
और इन्होंने गौतम बुद्ध पाली भाषा में इन्होंने दिए हुए थे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित सुदर्शन झील, याद रखिएगा इसको, और सुदर्शन झील भी कहता है, से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए इनमें से सभी के सभी सत्य है। जैसे कि निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाए थे, उसके बाद में उसको पुनः निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। उसके बाद शक शासक व रुद्रदामन प्रथम इन्हीं का गिरनार मतलब क्षेत्र में यह था, जो कि एक संस्कृत भाषा में अभिलेख बना हुआ था। उसके बाद फिर पुनः निर्माण आपको गुप्त वंश के शासक या स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ से सीरीज के साथ में है कि आपका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, पुनः निर्माण अशोक, उसके बाद में आपका ये शक शासक रुद्रदामन, और उसके बाद में गुप्त वंश का स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कोई भी बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद की विक्रेता अधिक संख्या में हो, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न मतलब वह भिन्न भिन्न यानी कि परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचते हैं, वैसे स्थिति में क्या कहलाता है? तो एकाधिकार या स्पर्धा कहलाती है। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी? तो याद रखना है कि 1966 से 69 में जो थी योजना का यह अवकाश का चल रहा था। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह बैंक दर, वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालीन उधार देता है, अल्पकालीन नहीं बल्कि यह दीर्घकालीन देता है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। रेपो रेट दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालीन उधार देता है, नहीं बल्कि यह निम्न का मतलब यह आपको अल्पकालीन देता है, आपको रेपो रेट हो गया। और MSF ये भी आपका अल्पकालीन ही मतलब देता है। तो याद रखना कि इसका 34 वाला यानी कि आपका कौन सा इसमें से सही है? तो देख लीजिए आपका 1 और 2 नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है? तो आपका गलत में आपको याद रखिएगा दोनों के दोनों गलत है, 34 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 35 वाला क्वेश्चन का आपको क्या करना है कि यहाँ पे मिलान करना है, यानी कि लॉरेंज जो वक्र है तो यह किससे संबंधित है? तो इसका याद रखिए लॉरेंज वक्र आय और उसका संपदा विकरण से संबंधित है। तो संपदा विकरण से संबंधित है। और उसी तरह से आपका कौन सा हो गया? तो फिलिप वक्र। तो ये आपका 35 नंबर का दे रहा है आपका ऑप्शन में, मतलब तो याद रखना है डी, यानी कि लॉरेंज वक्र जो हो गया आय और खाद्य से संबंधित है। उसी तरह से आपका फिलिप वक्र किससे हो गया? तो फिलिप्स वक्र आय और उसके संपदा से हो गया। और एंजल वक्र किससे संबंधित है? तो कर और दरों से संबंधित है। लाफर वक्र मुद्रास्फीति से संबंधित है। तो इसका आपका ये हो गया। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 36 नंबर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन युक्त चर्म रोग के कारण बनते हैं? तो याद रखिएगा चर्म रोग में से तो आपको कौन सा हो गया? तो आपका B5 हो गया और B7 हो गया। तो B5 वाला को पेंटाथेनिक कहा जाता है, B7 वाला को बायोटिन कहा जाता है, HB कहा जाता है, B1 को थायमिन के नाम से हम लोग जानते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन जानते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन जानते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए साथ साथ में चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से निम्नलिखित कथन पे विचार करेंगे। यह एक झिल्ली, और यहाँ पे कौन सा कथन सत्य के बारे में आपको चुनना है? तो सत्य के में यानी कि यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, सही है। और यह हमारी आकाश कोशिकाओं में ऊर्जा यानी कि ATP निर्माण की भूमिका निभाता है, सही है। यानी कि यहीं पे 36 ATP का निर्माण होता है। साथ साथ यह प्रोटीन वसा और DNA RNA आदि से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का DNA होता है, ये भी सही है। तो याद रखेगा नाभिक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको DNA मिलता है, और हरित लवक में भी आपको मतलब उसमें भी आपको DNA रहता है। तो 3 जगह आपको उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ऊपर आते हैं कि मानव के हृदय से संबंधित कथनों पर अध्ययन कीजिए और कौन सा गलत कथन का है चयन कीजिए। तो याद रखिए इसका आंसर ये होगा, यानी कि गलत ये है। मानव हृदय रक्त स्खंतरंत्र रक्तचाप निर्धारण भूमिका निभाता है, नहीं यह हृदय नहीं निभाता है, बल्कि यह एड्रिनल ग्रंथि होता है वह करता है। इसके अलावा मानव हृदय दाएं बाएं फेफड़े के बीच में दाहिने तरफ में स्थित होता है, ये भी सही है। साथ साथ मानव हृदय 4 कक्ष होता है, यानी कि 4 मतलब इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, ये भी सही है। और साथ ही साथ मानव हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें से गलत जो था आपका ए नंबर था, 38 का ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मिलान करना है, यानी कि पाइनस किससे संबंधित है? याद रखना है वह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, यानी कि नग्न बीजी से है। नाइट्रोफिकेशन किससे है? तो लेग्यूमिनेशस से। और मक्का जो है आपका वायु परागण से है। और मृदा उर्वरक आपको नील हरित से शैवाल से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिए, यानी कि A का 3, तो A का 3 में एक ही ऑप्शन है, यानी कि C नंबर है आपका। तो ये आपका कौन सा हो गया? तो C नंबर हो गया। चलिए 39 का 40 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो याद रखना है कि RBC के साथ पाया जाने वाला लोहा का वर्णक होता है, जिस कारण खून का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है।
सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मतलब यान मतलब वो कौन सा मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखना हुआ आदित्य L1 यह मतलब किया गया सूर्य मिशन से संबंधित। जबकि इसरो ने इस रॉकेट से आदित्य L1 किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो याद रखना है वो PSLV या C57 के द्वारा छोड़ा गया था। जबकि ये चंद्रयान 3 LVM3 M4 के द्वारा छोड़ा गया था। हालांकि इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी, तो एस सोमनाथन है। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताया, तो याद रखिए यह कौन है, तो निगार साजी है, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। उसी तरह से इसरो ने उपग्रह G-SAT मतलब 20 को रॉकेट से लॉन्च किया गया, किसके द्वारा याद रखना था, फाल्कन 9 के द्वारा यह लॉन्च किया गया। हालांकि चलिए 44 नंबर हो गया। 45 क्वेश्चन पे आता है, हाइड्रोजन से संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला वह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया, तो एशिया का पहला पूछेगा तो आपका चाइना हो गया, और अगर मतलब विश्व का पहला पूछेगा तो आपको कौन सा हो गया, तो जर्मनी हो गया है। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना के अपना कार्यकाल के लिए कितना साल के चुना गया था, फिर यानी कि 5वां इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, मतलब इसके लिए फिर से चुना गया है। WTO में भारतीय राजदूत यानी कि पूछ रहा है WTO अस्थायी का नाम क्या रखा गया उसको, तो सेंट्रल पांडियन जी मतलब सी को चुना गया है। साथ ही साथ WTO के अभी अध्यक्ष कौन है, तो नागोंजी ओकोंजा इवोला आपको मिलेंगे। चलिए, केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो याद रखना हुआ विकासशील को नियुक्त किया गया है। और जबकि विकासशील को ये आपका सुंदर पिचाई तो आप जानिए रहे आपका फेसबुक का है, और ये अजय बंगा आपका वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ को GI टैग दिया है, किस राज्य का है, तो यह उड़ीसा के है। और अंतिम नंबर क्वेश्चन है 50, कौन सा प्रोजेक्ट सुंदरवन शहद को GI टैग दिया है, तो याद रख रहे हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि यह सुंदरवन कहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। मैंग्रोव वन है, इसकी प्रतिशत में याद रखिएगा तो आपको 42 कुछ प्रतिशत मैंग्रोव वन में प्रथम स्थान इसी का है। तो इस तरह से हम लोग का ये सेट नंबर आपका जो था मतलब 9 हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी तरह से आगे का सेट देखने के लिए मेरे चैनल्स पे बने रहे, प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में हम लोग, तब तक जय हिंद।